हेलो फ्रेंड, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में आज हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा और वह रहेगा असहयोग आंदोलन और उनका प्रभाव छत्तीसगढ़ पर। मतलब असहयोग आंदोलन और छत्तीसगढ़ के बारे में हम चर्चा करते हैं कि जब देश में इतना बड़ा आंदोलन चला है, आप सभी सुने हैं, बचपन से हम 3 आंदोलन के बारे में जरूर सुनते आए हैं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो जब ये 3 आंदोलन चल रहे हैं, तो जब पहला आंदोलन अभी शुरुआत होता है असहयोग आंदोलन, तो इनका प्रभाव छत्तीसगढ़ पर क्या पड़ता है। देखो दोस्त, ये इसके बारे में आप भारत के इतिहास में बहुत डिटेल में जानेंगे, क्या था, कैसे था, क्यों हुआ, कब हुआ, ये सब ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। कुछ थोड़ा बहुत ओवरव्यू हम ऑलरेडी पहले से पढ़ ही चुके हैं कि अगर हम इसके कारणों के बारे में जल्दी से थोड़ा सा चर्चा करें तो सबसे पहले इतना बड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का कारण क्या था। नंबर 1, जब गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे तो अंग्रेजों ने कहा था, गांधी जी आप भारतीयों को कहें कि प्रथम विश्व युद्ध में सभी हमारा साथ दें, और अगर भारतीय हमारा साथ देते हैं और हम विश्व युद्ध जीत जाते हैं तो विश्व युद्ध के पश्चात हम भारत की आज़ादी का प्रस्ताव लाएंगे, भारत को आज़ाद कर देंगे। गांधी जी बोले चलो, अरे बहुत बड़ा है, तो बिना किसी मेहनत के हमारा देश आज़ाद हो रहा है, मतलब मेहनत लग रहा है बट इतना ज़्यादा झगड़ा नहीं है। हम बोले प्रथम विश्व युद्ध में हम साथ देते हैं। ऐसा गांधी जी के द्वारा निर्णय लिया गया और सभी भारतीयों को कहे भैया साथ दो अंग्रेजों का प्रथम विश्व युद्ध में। गांधी जी के कहने के कारण भारतीय साथ भी दिए। निर्णय आया कि अंत में निष्कर्ष निकला कि प्रथम विश्व युद्ध ब्रिटिशर से जीत गए। जिनके साथ वो दे रहे थे वो प्रथम विश्व युद्ध जीत जाते हैं, जीत गए, प्रथम विश्व युद्ध में विजयी हुए। और लेकिन जब गांधी जी देखे कि भारत आजाद होने का प्रस्ताव आएगा, अंग्रेजों के द्वारा यह प्रस्ताव नहीं लाया गया, तो गांधी जी को नंबर 1 इस बात से बहुत बुरा हो लगा। उन बहुत आहत हुए कि मेरे साथ धोखा हुआ है, हम भारतीयों के साथ धोखा हुआ है, अंग्रेजों को ऐसा नहीं करना था। उनके दिमाग में चीज़ तो था, नंबर 1। नंबर 2, रोलेक्ट एक्ट आया, काला कानून आया, जिसके बारे में हम पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। नंबर 3 इसी से संबंधित अगला जो आया वह था खिलाफत आंदोलन चला। नंबर 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। मतलब इतनी सारी चीजें 1-2 वर्षों में हो गया जो कारण बना असहयोग आंदोलन का, क्योंकि गांधी जी को लगा अब अंग्रेज ये छोटे छोटे आंदोलन से, छोटे छोटे विरोध करने से ये ब्रिटिशर्स, ये अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं जाएंगे, हमको बहुत बड़ा कुछ करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा कुछ करने के चक्कर में गांधी जी ने 4 से 7 दिसंबर, माफ कीजिएगा, 4 से 7 सितंबर 1920 के बीच में आईएनसी का इंडियन नेशनल कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया। याद रखना दोस्त, मैं काहे का चर्चा कर रहा हूं, विशेष अधिवेशन का चर्चा कर रहा हूं, विशेष अधिवेशन की चर्चा कर रहा हूं। एक वार्षिक अधिवेशन अलग होता है, प्रत्येक वर्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नवंबर-दिसंबर में होता था। लेकिन गांधी जी को लगा हम उतना दूर का वेट नहीं कर सकते, इतना इंतजार नहीं कर सकते, हमको सितंबर में ही एक विशेष अधिवेशन बुलाना चाहिए। कहां पे बुलाना चाहिए अगर आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल याद रखिएगा, यह अधिवेशन बुलाया गया था कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया। और गांधी जी ने प्रस्ताव रखा, देखो भाई इतनी सारी बातें हो रही, खिलाफत आंदोलन चल रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा है, इतने लोगों को अंग्रेज मार रहे हैं, हमको कुछ बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, अगर इस अधिवेशन के अध्यक्ष की बात करूंगा, लाला लाजपत राय इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव में क्या लिखा था, सभी भारतीयों को वकालत का त्याग कर दो, स्कूलों का त्याग कर दो, विदेशी वस्त्रों का त्याग कर दो, उपाधियों का त्याग कर दो, बहुत सारी बातें थी। इतना बड़ा आंदोलन चलाना, अगर कोई न्यायालय जाना छोड़ रहा है कोई भारतीय तो उनके लिए परिवार चलाने का दिक्कत है, अगर वहां पे लड़ाई झगड़े मामले सुलझाने नहीं जाएंगे तो क्या होगा। मतलब एक ऐसा बहुत बड़ा प्रस्ताव था कि इतना कोई त्याग कैसे कर सकता है। स्वयं लाला लाजपत राय कहे, गांधी जी आप इतना बड़ा प्रस्ताव लेकर आए गए, इतना बड़ा आंदोलन कैसे चल सकता है देश में। क्वेश्चन मार्क लग गया कि यह प्रस्ताव पारित करना उचित है या नहीं, इतना बड़ा आंदोलन क्या हम सही में चला पाएंगे। तो अंत में निर्णय बना, इस विशेष अधिवेशन में अंत में एक निर्णय लिया गया कि एक काम करते हैं,
हम देश भर में घूम घूम कर जानते हैं, लोगों से बात करते हैं, वहां के नेताओं से चर्चा करते हैं और पूछते हैं इस प्रकार का क्या आंदोलन चलाया जा सकता है, समर्थन प्राप्त करते हैं। और अगर फिर उसके बाद हमारा अगला अधिवेशन होने वाला है, वार्षिक अधिवेशन होने वाला है नागपुर में। कहां पे होने वाला है? नागपुर में। हम नागपुर के अधिवेशन में मिलेंगे और उस समय तक हमको पता चल जाएगा कि पूरे देश में, पूरे देश के लोग, देश की जनता इस आंदोलन का समर्थन करेंगे या ना करेंगे। तो हम इस बीच में क्या करते हैं? प्रचार करते हैं असहयोग आंदोलन का। और बोले अगला अधिवेशन कहां होने वाला है? नागपुर में। एक कौन सा अधिवेशन है? आईएनसी का वार्षिक अधिवेशन है। वार्षिक अधिवेशन है। ये कब होया जाना प्रस्तावित था? 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को नागपुर में होया जाना प्रस्तावित था। तो प्रस्ताव, इस विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। बोला गया लोगों का समर्थन प्राप्त करना है। तो इस बीच में पूरे देश में असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार चला। यहां पे लिख देता हूं। और इसी प्रचार प्रसार के दौरान, मैं आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में चर्चा किया हूं, इसी प्रचार प्रसार के दौरान गांधी जी कंडेल नहर सत्याग्रह का समर्थन करने, असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए छत्तीसगढ़ भी पहुंचे थे। पूरे देश में वो भ्रमण किए थे। इसी समय छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। और हम ये भी पढ़े थे कि गांधी जी छत्तीसगढ़ से यहां से सीधे कहां गए? नागपुर गए। आईएनसी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने गए, जो अधिवेशन कब होना था? 26 दिसंबर को होना था। पूरे देश में प्रचार प्रसार हो गया इतने बड़े आंदोलन चलाने का। गांधी जी भी फिर प्रस्ताव रखे पूरे देश में असहयोग आंदोलन चलाया जाए, असहयोग आंदोलन चलाया जाए। यह प्रस्ताव गांधी जी के द्वारा रखा गया। स्थान आपको पता है, अधिवेशन कहां पे हुआ? आपका नागपुर में हुआ। यह प्रश्न पूछा जाता है, इस अधिवेशन के असहयोग आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, विजय राघवाचार्य। अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवाचार्य। विजय राघवाचार्य इस अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी ने जब प्रस्ताव रखा। और मैं बता दूं, ये इतना बड़ा अधिवेशन था कि लगभग 14,000 लोग इस अधिवेशन में भाग लिए थे। तब के 14,000 लोग, आज से 100 साल पहले के 14,000 लोग। आज की बात करेंगे तो लगभग आप मान सकते हो कि आज, उस समय इतना जन प्रचार नहीं होता था, लोगों को पता नहीं होता था अधिवेशन कहाँ पे है, आने जाने का व्यवस्था नहीं होता था, सड़क व्यवस्था नहीं था, किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं था। उसमें 14,000 लोग इकट्ठा हुए थे। आज समझ सकते हो, लगभग कहीं भी अगर 1.5 लाख की भीड़ इकट्ठा हो रही है, उसी प्रकार वहां उस समय 14,000 का लोग भीड़ इकट्ठा हुआ था। गांधी जी का प्रस्ताव रखा गया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि देश में अब जो होगा बहुत बड़ा होगा, अंग्रेजों के खिलाफ होगा। और असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। पूरे देश में असहयोग आंदोलन चला। और अगर पूरे देश में असहयोग आंदोलन चल रहा है तो उसका प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा। हमारे यहाँ पे भी इस आंदोलन को पूर्ण समर्थन मिला है। तो यह असहयोग आंदोलन संबंधी याद रखिएगा, यह भारत के संदर्भ बहुत इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव पारित। प्रस्ताव क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। असहयोग आंदोलन संबंधित प्रस्ताव पारित कर दिया गया। और इस प्रस्ताव में क्या क्या हुआ दोस्त? इस प्रस्ताव में 2 बातें लिया गया। निर्णय क्या लिया गया कि हमको कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा, हमको कुछ चीजों का बहिष्कार करना पड़ेगा, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात बोला गया, कुछ रचनात्मक कार्य भी करने पड़ेंगे। ये 2 बातें में निर्णय लिया गया। हमको कुछ चीजों का बहिष्कार करना पड़ेगा, हमको कुछ रचनात्मक कार्य भी करना पड़ेगा। क्या बहिष्कार करना पड़ेगा? हमको नंबर 1 न्यायालय का बहिष्कार करना पड़ेगा। न्यायालय का बहिष्कार करना पड़ेगा। न्यायालय का बहिष्कार करने का मतलब क्या है दोस्त? जो न्यायालय था तत्कालिक समय में, जो न्यायालय होता था उसमें बहुत सारे भारतीय जज भी थे, बहुत सारे भारतीय वकील थे। बोल दिए सब भारतीय वहां से वापस आ जाइए, आप न्यायालयों का त्याग कर दो। अगर 2 भारतीयों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, आज भी होता है, तो हम कहां जाते हैं? न्यायालय जाते हैं। सब भारतीयों को बोला गया अगर आपके पास कोई परेशानी होता है तो आप वो न्यायालय जाना छोड़ दो, आप न्यायालय जाना छोड़ दो, आप उस न्यायालय में जाओ ही मत। आप अंग्रेजों को पूरे का पूरा सहयोग करना छोड़ दो, असहयोग की भावना रखो, सहयोग करना ही नहीं है। अंग्रेजों से ना हमको कुछ लेना है, ना अंग्रेजों को हमको कुछ देना है। तो न्यायालय का बहिष्कार कर दो, न्यायालय में जाना छोड़ दो, न्यायालय में नौकरी करना छोड़ दो, नंबर 1 बात। दूसरा बात और क्या बोला गया? उपाधियों का त्याग कर दो। उपाधियों या पदवियों का त्याग,
उपाधियों या पदवियों का त्याग कर दो। कैसे होता था दोस्त? पहले क्या क्या पद होते थे? जैसे कि अगर मैं चर्चा करूंगा, पहले के पद कैसे होते थे? पहले के पद होते थे जैसे राय की उपाधि दी जाती थी, पहले राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी, राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी। या और इसमें हम बात करेंगे तो साथ ही साथ और कौन सी उपाधि दी जाती थी? खान की उपाधि दी जाती थी, सेंट ऑफ जेरूसलेम की उपाधि दी जाती थी। तो ऐसे बहुत सारी उपाधि दिए जाते थे, भारतीयों को उपाधि दिए जाते थे खुश रखने के लिए। सभी भारतीयों को बोला गया आप सभी प्रकार के उपाधियों का त्याग कर दो, अंत कर दो बोला गया। साथ ही साथ और क्या बोला गया? इनके साथ साथ बोला गया चुनाव का बहिष्कार कर दो, पूरे का पूरा चुनाव का बहिष्कार कर दो। ये लो भाई, आप सबको चुनाव का बहिष्कार करना है। और क्या करने बोला गया? साथ ही साथ बोला गया विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो। बोला जितने भी आप विदेशी वस्तुओं करते हैं उन सब का बहिष्कार कर दो, त्याग कर दो। बोले अंग्रेजों से कोई भी सामान नहीं लेना है, उनके एक भी प्रोडक्ट को नहीं लेना है। जब हम उनसे सामान लेना बंद कर देंगे तो उनको फायदा नहीं होगा। जितने व्यापारी लोग आए हैं, जब उनको फायदा नहीं होगा, अपने आप वो देश छोड़कर चले जाएंगे। शुरू से ही गांधी जी ये बात सबको समझाते आए, पूरे देश को, लोगों को, कि विदेशी वस्तुओं का कभी भी प्रयोग मत किया करो। क्योंकि विदेशी वस्तु खरीदने से, जैसे हम आज बोलते हैं ना, चीनी वस्तु नहीं खरीदना है, चीनी वस्तु खरीदने से उसका प्रॉफिट चीन के लोगों को जाता है। वैसे अंग्रेज को भारत में अगर प्रॉफिट मिलता था तो बिल्कुल वो यहां पर रहेंगे, क्यों जाएंगे छोड़कर? गांधी जी कहते थे उनको जबरदस्ती हम ही पाल रहे हैं यहां पे, उनको छोड़ दो, मत रखो। ऐसा गांधी जी बहुत समझाते थे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो, स्कूलों का बहिष्कार कर दो, स्कूलों का त्याग कर दो, ऐसे हमारे गांधी जी कहते थे। स्कूल जाना छोड़ दो, उसके स्कूल में भाग ही नहीं ले, हमको उनके स्कूल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ऐसा बात बोलते थे गांधी जी। अंग्रेजों के स्कूल में भारतीय छात्रों को भेजना ही बंद कर दो। अंग्रेजों के स्कूल में यदि कोई भारतीय शिक्षक है तो वो अपना नौकरी छोड़ दे। मतलब अंग्रेज हमारे बीच में रह रहे हैं तो रहने दो, उनसे हमको ना कुछ लेना है ना कोई चीज देना है। अच्छा, अब रचनात्मक कार्य क्या है? ये तो बहुत सारी चीजों को छोड़ने की बात कही गई। रचनात्मक कार्य क्या है? यदि आप स्कूल को छोड़ना बंद कर रहे हो, बच्चों को स्कूल जाने से मना कर रहे हो ब्रिटिशर्स के स्कूल में, तो बच्चे को तो पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगा। तो गांधी जी क्या बोले? स्कूल को त्यागने बोल रहे हैं, इसलिए नया स्कूल खोलिए, आप राष्ट्रीय विद्यालय ओपन कीजिए। क्या बोला गया? आप राष्ट्रीय विद्यालय ओपन कीजिए, एक ऐसा विद्यालय ओपन कीजिए जो भारतीयों के द्वारा संचालित होगा, भारतीय शिक्षक होंगे, जिसमें भारतीय छात्र होंगे, पूरे का पूरा भारतीय होंगे, आप ये काम कीजिए। बोले जब उनकी स्कूल में बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे, फीस नहीं मिलेगा, उनके शिक्षक को सैलरी नहीं मिलेगा, वो अपने आप भारत छोड़कर चले जाएंगे। बोले राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए, भारतीयों द्वारा संचालित। दूसरा, इसी के साथ साथ आपको एक बात और याद रखना है, और उसमें उन्होंने बोला कि आप उसके साथ साथ क्या कीजिए? आप उसके साथ साथ बोले खादी आश्रम ओपन कीजिए, या इसमें आप ये बोलिए सत्याग्रह आश्रम खोलिए। बोले सत्याग्रह आश्रम, बताऊंगा ये सत्याग्रह आश्रम क्या होता है। साथ ही साथ उनको ये रचनात्मक कार्य के रूप में बोला गया खादी आश्रम ओपन कीजिए, खादी आश्रम खोलिए। बोलिए चौथा, उन्हीं के साथ बोला गया, या इसमें थोड़ा सा आप आगे पीछे कर लीजिए, आप राष्ट्रीय पंचायत को पहले लीजिए। ये लो भाई, राष्ट्रीय पंचायत खोलने की बात कही गई। और साथ ही साथ खादी आश्रम खोलने की बात कही। ये लो भाई, खादी आश्रम बोलेंगे। लो बोला विदेशी वस्तुओं का प्रदर्शनी लगाने की, विदेशी वस्तुओं के निर्माण मत कीजिएगा, देसी वस्तुओं के स्वदेशी वस्तु अपनाने की बात कही गई। ये गांधी जी ये सब बात बोले कि राष्ट्रीय विद्यालय खोला जाए, सत्याग्रह आश्रम खोले जाए, राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की जाए, खादी आश्रम खोले जाए, स्वदेशी वस्तु अपनाए जाए। क्या क्या है कि इसके अंतर्गत क्या क्या बात की जा रही है, इसके बारे में हम अब चर्चा करते हैं। हर एक बात को चर्चा करेंगे। न्यायालय का बहिष्कार कौन किया? छत्तीसगढ़ में उपाधियों किसने अपनी उपाधि त्याग दी? चुनाव का बहिष्कार किसने किया? किसने विदेशी वस्तुओं का त्याग किया? इस प्रकार की चर्चा हम अभी करने वाले हैं, इनको डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो ये सब असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव है। सेम यही इतिहास आपका काम आएगा कहां पे? यदि अगर आप पढ़ाई करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में।
चलो अब हम पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। हमको बोला गया न्यायालय का बहिष्कार करने के लिए, देखते हैं किसके, न्यायालय या बोला गया आप वकालत का बहिष्कार कीजिए, वकालत का बहिष्कार करने की बात की गई। तो देखते हैं किसने किसने वकालत का बहिष्कार किया। तो मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में कुछ आल लोगों ने न्यायालय का वकालत का बहिष्कार करते हैं। अंग्रेजी न्यायालय में, ब्रिटिशर्स के न्यायालय में जो वकालत कर रहे थे, वकील थे, वो अपना बहिष्कार कर देते हैं, वहां जाना छोड़ देते हैं, वहां नौकरी छोड़ देते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि अगर हम बात करेंगे रायपुर से बात करेंगे, हम रायपुर से बात करेंगे तो रायपुर से सबसे पहले व्यक्ति छोड़ने वाले मिलेंगे जिसका नाम रहेगा रामदयाल तिवारी। कौन सा नाम मिलेगा? रामदयाल तिवारी। ये लो भाई, रामदयाल तिवारी, इनके द्वारा वकालत का बहिष्कार कर दिया गया। रायपुर से, रायपुर में वकालत कर रहे थे। नंबर दूसरा बात करेंगे यादव राव देशमुख। ये लो भाई, यादव राव देशमुख, इन्होंने भी रायपुर से वकालत का त्याग कर दिया गया। उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे दुर्ग से बात करेंगे, दुर्ग से भी दो लोगों ने वकालत का त्याग किया। नंबर एक व्यक्ति का नाम आएगा जिसका नाम रहेगा घनश्याम सिंह गुप्त। ये लो भाई, घनश्याम सिंह गुप्त। और दूसरे व्यक्ति का अगर मैं यहाँ पे नाम लिखूं तो व्यक्ति का नाम रहेगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह। कभी कभी किसी किसी पुस्तक में ठाकुर प्यारेलाल सिंह की जगह रत्नाकर झा लिखा रहता है। तो पहले आप प्रायोरिटी दोगे ठाकुर प्यारेलाल सिंह को, दूसरे प्रायोरिटी में रखोगे किसको? रत्नाकर झा को। उसी प्रकार अगर हम बिलासपुर से चर्चा करेंगे, लो भाई, अगर हम बिलासपुर से चर्चा करेंगे तो बिलासपुर से कौन कौन व्यक्ति आएंगे? नंबर एक ई राघवेंद्र राव। ये लो भाई, ई राघवेंद्र राव, इन्होंने भी वकालत का बिलासपुर से त्याग कर दिया। नाम से ही क्लियर है, बैरिस्टर छेदीलाल। ये लो भाई, बैरिस्टर छेदीलाल, इन्होंने भी वकालत का त्याग कर दिया। नंबर तीसरा अगर हम बात करेंगे एम.आर. खान खोज, इन्होंने भी वकालत का त्याग कर दिया। और चौथा अगर बात करेंगे वो रहेंगे डी.के. मेहता, इन्होंने भी वकालत का त्याग कर दिया। ये 8 लोग हैं, रायपुर से 2, दुर्ग से 2 और आपके बिलासपुर से 4, कुछ 8 लोगों ने वकालत का त्याग कर दिया असहयोग आंदोलन के दौरान। सोचो दोस्त, कितने ये महान लोग थे जो देश में आज़ादी पाने के लिए अपनी नौकरियों का त्याग कर दिए। ये भी नहीं सोचे कि अगर हम नौकरी त्याग देंगे तो हमारा परिवार कैसा चलेगा, हमारे पास आय का माध्यम क्या होगा, ये कुछ भी नहीं सोचे, देश के लिए अपना वकालत त्याग दिए। आज कोई नौकरी छोड़ सकता है क्या? नहीं छोड़ सकता, सब छोड़ दिए। इनके द्वारा वकालत का त्याग किया गया। अगर मैं बात करूंगा यहां पे उपाधियों का त्याग किया गया। ये लो भाई, उपाधियों का अगर त्याग किया गया, उपाधियों का त्याग की बात करेंगे, उपाधियों के अंत करने की बात करेंगे तो बहुत लोग हैं उपाधियों का। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा राय साहब की उपाधि, ये लो भाई, राय साहब की उपाधि थी। राय साहब की उपाधि किसने किसने छोड़ा? नंबर एक है वामन राव लाखे। नंबर 2 अगर हम बात इसी के अंतर्गत करेंगे सेठ गोपी किशन। और अगर हम बात करेंगे मोरारजी ढेक्कर। तो उपाधियों का त्याग करने वाले में सबसे पहले अगर राय की उपाधि की बात करेंगे, राय की उपाधि किन्होंने त्याग दी? नंबर 1 वामन राव लाखे, सेठ गोपी किशन, मोरारजी ढेक्कर और बैरिस्टर कल्याण जी। ये 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि त्याग दी। अगला हम बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे राय बहादुर की उपाधि, लो भाई, राय बहादुर की उपाधि, या यहां ना लिख के अगर मैं इधर लिख दूं तो आप इस वाले सेक्शन को मैं हटा देता हूं, लाइन से हम इसके बारे में चर्चा करते चलेंगे। चलो भाई, अब यहां पे अगला मैं लिख दूं राय बहादुर। ये लो भाई, राय बहादुर की उपाधि किसने त्याग दी? राय बहादुर की उपाधि किसने त्याग दी? राय बहादुर की उपाधि त्यागने वाले नंबर 1 थे सेठ गोपी किसान। ये लो भाई। नंबर 2 यही 2 लोग थे, सेठ गोपी किसान और मोरारजी ढेक्कर। इनको 2 उपाधि मिला था, राय का भी और राय बहादुर का भी। तो इन्होंने मोरारजी ढेक्कर और नागेंद्र डे, ये तीनों वो लोग हैं जिन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। एक और उपाधि लिखा था मैं, खान साहब की उपाधि। खान की उपाधि किसने त्याग दी? अगर खान की उपाधि के बारे में बात करेंगे तो वो व्यक्ति थे काजी शेर
काजी शेर खां, ये लो भाई, इन्होंने त्याग दी, उपाधियों का त्याग है। न्यायालय का अगर बहिष्कार की बात करेंगे 8 लोगों का नाम मिलता है। उसी प्रकार अगर आप उपाधियों का त्याग करेंगे तो 3 उपाधि मिलाकर कुल 8 लोगों का नाम मिलता है जिन्होंने अपनी उपाधियों का भी त्याग कर दिया देश के लिए। अंग्रेजों से बिल्कुल असहयोग की भावना रखना है। इतना ही नहीं, तत्कालिक समय में चुनाव होता था, चुनाव का भी बहिष्कार किया गया, चुनाव का बहिष्कार किया गया। ये लो भाई, चुनाव का भी बहिष्कार किया गया। तत्कालिक समय में भी चुनाव होता था, चुनाव का भी बहिष्कार किया। अगर हम चुनाव के बारे में बात करेंगे तो जैसे कि 3 व्यक्ति का नाम मिलता है चुनाव का बहिष्कार करने में, यादवराव देशमुख, ये लो भाई यादवराव देशमुख। दूसरा मिलेंगे एक व्यक्ति जिसका नाम मिलेगा फगवा दास, और तीसरे व्यक्ति मिलेंगे जिनका नाम रहेगा बाजीराव कृदंत, बाजीराव कृदंत। मैं बता दूं, यादवराव देशमुख रायपुर से जीत कर आए थे, फगवा दास बलौदा बाजार से जीत कर आए थे, बलौदा बाजार से जीत कर आए थे, बाजीराव कृदंत आपका धमतरी से जीत कर आए थे, चुनाव जीत कर आए थे। और चुनाव जीत के आने के पश्चात भी ये सब, जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो चुनाव को छोड़ दिए। सब के सब पहले ही राउंड में बता दूं, सब जीत कर आए थे, सब चुनाव जीत कर आए थे। सभी ने अपने पद का त्याग कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। अंग्रेजों के द्वारा पुनः चुनाव कराया गया, अंग्रेजों के द्वारा पुनः चुनाव कराया गया। चुनाव जब दूसरी राउंड हुआ तो किसी ने इस चुनाव में भाग ही नहीं लिया कि अंग्रेजों के चुनाव में भाग नहीं लेना है, हमारा अलग जीवन शैली है, हमारा अलग जीवन चलेगा, उनका अलग चलेगा। अंग्रेज फिर से एक बार चुनाव कराए, तो फिर से या रायपुर से कोई खड़ा नहीं हुआ। फगवा दास बलौदा बाजार से फिर से चुनाव तो लड़े, जीत भी गए। जीतने के बाद उन्होंने अपने पद से दूसरे दिन इस्तीफा दे दिया। ये लो इस्तीफा, फिर कराओ चुनाव, फिर खड़ा होंगे, फिर इस्तीफा देंगे। बस अंग्रेजों को परेशान करना हमारा मकसद था, सबको परेशान करना मकसद था। तो बोलने का मतलब है कि ये ऐसे ऐसे लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे नाम मिलते हैं। ये तो हमारे लेखकों को इतने नाम मिले हैं तत्कालिक समय में, जितने की चीजें इकट्ठा हो पाई है उस आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। बट चुनाव का भी बहिष्कार किया गया, बहुत लोग मिलकर समर्थन कर रहे हैं। हम अभी चर्चा किए कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ये तो बहुत जरूरी काम था। एक और चीज कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। गांधी जी का बहुत बड़ा लाइन होता था शुरू से, जितने भी विदेशी सामान है, चाहे बर्तन है, चाहे फैन है, जितने भी हैं, उन सब सामान को घर से बाहर निकाल दो। आप ले भी चुके हो तो भी उसको खराब कर दो, फेंक दो रोड में उसको। और ऐसा ही हुआ, पूरे देश भर में विदेशी वस्तुओं को घर से निकाल कर फेंक दिया गया बहुत लोगों के द्वारा। जितने भी विदेशी वस्त्र थे, विदेशी वस्त्र को रोड में ले जाकर जलाया गया। ऐसा लग रहा था जैसे होलिका दहन हो रहा है। आग, एक बार जहां पे आग जल जाता था, लोग कपड़े लाल आकर उसके ऊपर डालते रहते थे और कपड़ा जलता रहता था। ऐसा आंदोलन चल रहा था। तो विदेशी वस्तुओं का सबका बहिष्कार किया गया। जैसे कि 2 व्यक्ति का नाम लिखूंगा, वो है प्रभुलाल काबरा और रत्नाकर झा। ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पत्नी के विदेशी साड़ियों को लाकर होलिका दहन जैसे घर के सामने जला दिया। ये लो भाई, ये सब बहिष्कार, घर का सामान बहिष्कार, कपड़े लत्ते बहिष्कार, सब कुछ नहीं। क्योंकि हम आज़ादी की लड़ाई में हम भारत का साथ दे रहे हैं, भारत के लोगों का साथ दे रहे हैं। ऐसे सब नेता लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। स्कूलों का भी बहिष्कार कर दिया गया भाई। ये लो भाई, स्कूलों का बहिष्कार कर दिया गया। इन सब बातों को आपको याद रखना है। बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया गया। लेकिन एक बात आप समझिएगा दोस्त, मैं ये बोल रहा हूं ये सब त्याग किया गया, हर भारतीय ये काम नहीं करते थे। जिनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना थी, जो अपने देश से प्यार करते थे, जिनमें त्याग की भावना थी, वो सब ये कुछ कर पाते थे। बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं जो न्यायालय जा रहे थे असहयोग आंदोलन के दौरान, नहीं छोड़े थे, अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे थे। उनको लगता था सब लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला है, देश आज़ाद नहीं हो सकता। उनको विश्वास नहीं था, अपने ऊपर नहीं था, अपने देश के लोगों के ऊपर नहीं था, ऐसे बड़े नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं था। कुछ लोग साथ देते थे, कुछ लोग साथ नहीं देते थे। फिर भी बहुत बड़ा प्रयास किया गया।
क्लियर है। तो ये तो हो गया त्याग। त्याग क्या क्या किया गया। अब हम पढ़ेंगे रचनात्मक कार्य क्या क्या हुए। अब हम पढ़ेंगे रचनात्मक कार्य क्या क्या हुए। अभी आपने पढ़ा रचनात्मक कार्य में क्या हुआ। राष्ट्रीय विद्यालय ओपन किए गए, राष्ट्रीय विद्यालय ओपन किए गए, सत्याग्रह आश्रम खोला गया। तो वो सब चीजों को हम चर्चा करते चलते हैं। क्लियर है दोस्त। चलो भाई देखते चलते हैं और क्या क्या इसी बीच में होते चलता है। क्लियर है। रचनात्मक कार्य में हम सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। राष्ट्रीय विद्यालय क्या है दोस्त। अगर राष्ट्रीय विद्यालय की बात करूं तो ऐसा विद्यालय जो पूर्णतः भारतीय छात्रों को पढ़ने के लिए, ऐसा विद्यालय जो पूर्णतः भारतीयों द्वारा संचालित होगा, भारतीयों के लोगों के जगह पर खोला जाएगा। पहले दोस्त अब बहुत बड़ा स्कूल भवन तो रहता नहीं था, घर में ये विद्यालय खोले गए। पढ़ाने वाले शिक्षक भारतीय थे, तो ऐसे राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। राष्ट्रीय विद्यालय कहां कहां पे खोले गए दोस्त। राष्ट्रीय विद्यालय आपका रायपुर में खोला गया सबसे पहला। राष्ट्रीय विद्यालय आपका बिलासपुर में खोला गया। राष्ट्रीय विद्यालय आपका धमतरी में खोला गया। राष्ट्रीय विद्यालय आपका राजनांदगांव में खोला गया। ये लो भाई, राजनांदगांव में खोला गया। यहां राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। सबसे पहला राष्ट्रीय विद्यालय रायपुर में खोला गया 5 फरवरी 1921 को। जितना भी असहयोग आंदोलन का प्रभाव देखने को मिलेगा वो 1921 में देखने को मिलेगा, क्योंकि 26 दिसंबर 1920 को तो प्रस्ताव पारित हुआ, तो वो साल तो ऐसे ही समाप्त हो गया। तो अब प्रश्न बनता है, जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रायपुर में यदि राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए थे, तो रायपुर के राष्ट्रीय विद्यालय का संचालक कौन था। कुछ इस प्रकार का प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है। अगर रायपुर में विद्यालय खोले गए तो रायपुर का संचालक कौन था, किसके घर में खोला गया, और वहां का शिक्षक कौन था। ये 3 बातों को लेकर हमेशा प्रश्न बनता है। ये लो भाई, इन 3 बातों को लेकर प्रश्न बनता है। अगर हम बात करेंगे रायपुर में जो राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए उसके संचालक थे वामन राव लाखे। कौन था। वामन राव लाखे। और अगर पूछा जाए किसके घर में खोला गया था, सेठ गोपी किशन के घर में खोला गया था। और रायपुर में जो राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए उसके शिक्षक कौन थे, अगर आपको ये बात पूछा जाए, तो बिल्कुल आप एक बात याद रखिएगा, उसके शिक्षक थे रामदयाल तिवारी। क्या याद रखेंगे। रामदयाल तिवारी। याद आ रहा है। अब तो मेरे ख्याल से ये सब नाम आपको याद हो भी गया होगा। रायपुर वाले रायपुर का मैनेज करेंगे और बिलासपुर वाले बिलासपुर का मैनेजमेंट करेंगे। उसी प्रकार अगर हम बिलासपुर का मैं बात करेंगे तो बिलासपुर के राष्ट्रीय विद्यालय के संचालक थे शिव दुलारे। और किसके घर में खोला गया। बद्रीनाथ साव। किसके घर में खोला गया दोस्त। बद्रीनाथ साव के घर में खोला गया। और पढ़ाने वाले टीचर कौन थे। यदुनंदन प्रसाद। शिक्षक थे ये यदुनंदन प्रसाद थे। धमतरी में जो राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए वो उसके संचालक थे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। खास बात और बताऊं कि उसके घर भी उन्हीं का था। और उससे बड़ा खास बात और बताऊं, शिक्षक भी खुद थे। ये याद करने में आप लोगों को आसानी हो सकता है। और राजनांदगांव की बात करेंगे तो राजनांदगांव में आपका स्कूल खोलने वाले थे पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। क्लियर है। और अगर हम बात करेंगे बलदेव प्रसाद और बंसीलाल, और बलदेव प्रसाद और कौन। बंसीलाल। इन तीनों ने मिलकर राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय का कार्यभार संभाला। ये तीनों ही, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं मिलता है, बस याद रखिएगा ये तीनों मिलकर संभालते थे। घर किसका था, इन तीनों में शिक्षक कौन था, ज्यादा डिटेल नहीं मिलता है, इसलिए मैं भी आपको नहीं बता पा रहा हूं। बट ये मैं एक कोशिश किया हूं आपको अलग अलग समझाने का कि 4 जगह राष्ट्रीय विद्यालय खुले। ये खुलने का क्रम है, ये कई बार पूछा गया है। राष्ट्रीय विद्यालय कहाँ कहाँ कौन से जगह पहले खुले, खुलने का क्रम क्या है। यही क्रम है, पहले रायपुर, बिलासपुर, धमतरी और राजनांदगांव। रायपुर में कब खुला, किनके द्वारा खोला गया। वामन राव लाखे। सेठ गोपी किशन के घर में। उनके शिक्षक कौन थे, वहां पढ़ाने वाले रामदयाल तिवारी। बिलासपुर में शिव दुलारे।
बद्रीनाथ साव के घर में पढ़ाने वाले शिक्षक कौन थे? यदुनंदन प्रसाद। धमतरी में कौन खोले थे? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, उन्हीं का घर वही शिक्षक। राजनांदगांव में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बलदेव प्रसाद, बंसीलाल, तीनों ने मिलकर यह राष्ट्रीय विद्यालय खोला था। ये राष्ट्रीय विद्यालय से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें स्टार लगा के रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह है कौन सा दोस्त आपका? किसके बारे में? राष्ट्रीय विद्यालय के बारे में। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, राष्ट्रीय विद्यालय तो खोले गए, साथ ही साथ आपके इन्हीं के साथ साथ आपके सत्याग्रह आश्रम भी खोले गए। ये लो भाई, सत्याग्रह आश्रम। अब आपको सबसे पहले आपको समझना ही पड़ेगा ये सत्याग्रह आश्रम क्या है, क्यों खोला गया, ये सत्याग्रह आश्रम क्यों खोला जा रहा है। पहले तो आप देखिए स्थान क्या था। ये स्थान था आपका रायपुर में सत्याग्रह आश्रम खोला गया। समय की बात की जाए, ये भी लिख देता हूं मैं, 7 फरवरी 1921 को खोला गया। अच्छा, ये जो मैं बातें आपको पढ़ा रहा हूं, वो जो कार्यक्रम हुए वो लाइन से है। पहले राष्ट्रीय विद्यालय खुलेंगे, फिर सत्याग्रह आश्रम खुलेगा। खैर लास्ट में बताऊंगा प्रश्न कैसे बनता है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये सत्याग्रह आश्रम ऐसा है, देखो पहले लोग आंदोलन करते रहते थे, अंग्रेज आते थे, जबरदस्ती भारतीय लोगों को भड़काते थे, थोड़ा सा ऐसे गुस्से में देख देते थे, आई कांटेक्ट करके देखते थे, हम भारतीय लोग भड़क जाते थे, उनको गाली गलौज कर देते थे, मारपीट होता था, और वहां पे आंदोलन करने वाले लोगों को कि मारपीट कर रहे हो करके जेल में ले जाकर बंद कर देते थे, आंदोलन समाप्त हो जाता था। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी सोचे, अगर हम इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं तो बहुत ही तरीके से चलाते हैं। आंदोलन करने वाले लोगों को पहले ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, और प्रशिक्षण देने के बाद कि देखो अगर अंग्रेज आए तो कैसे बात करना है, अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, उन्हीं के द्वारा चिढ़ाए जाने पर बिल्कुल उधर देखना बंद कर देना है। प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता था कि हमको सत्याग्रह कैसे करना है। लोगों को ये ट्रेनिंग मिलता था, बढ़िया वो लोग ट्रेनिंग लेते थे और जा जाकर बढ़िया ट्रेनिंग करते थे। और यहां से प्रशिक्षण प्राप्त छात्र गांव-गांव जाकर लोगों को समझाते थे असहयोग आंदोलन क्या है, आपको विदेशी वस्तु नहीं खरीदना है, आपको न्यायालय नहीं जाना है, गांधी जी और हमारे बड़े बड़े नेता ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सबको थोड़ा सा धैर्य रखना है, हमारा साथ देना है। तो ऐसे सत्याग्रह आश्रम बनाए गए। कहाँ पे? रायपुर में। कब बनाए गए? 7 फरवरी 1921 को। इसके आश्रम के संचालक कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा इसके संचालक थे। मैं बता दूं दोस्त, कुल 53 छात्रों ने यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त किया। 53 छात्रों ने यहाँ पे ट्रेनिंग लिया, और 53 में से कुछ महत्वपूर्ण नाम लिखेंगे आप लोग, जिनका नाम रहेगा हरख राम, दूसरा नाम क्या रहेगा? शोभाराम, हरख राम, शोभाराम, पंचम राम, ये लो भाई पंचम राम साहू, और चौथा है विशंभर पटेल। ये सब ऐसे लोग हैं, हरख राम, शोभाराम, पंचम राम, विशंभर पटेल, ऐसे ये कुछ लोगों का मैं नाम लिखा हूं। 53 छात्रों में ये भी शामिल है जो सत्याग्रह आश्रम में ट्रेनिंग लेते थे। सोचो, कौशल विकास किया जा रहा है, लोगों को आज़ादी की लड़ाई लड़ना सिखाया जा रहा है, अंग्रेजों से मारपीट बिल्कुल भी नहीं करना है, शांतिपूर्वक उनका हमको विरोध करना है, ऐसा सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा सिखाया जाता था। इतना जबरदस्त प्लानिंग से यह असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। बात समझ में आ रहा है? तो किस प्रकार यह असहयोग आंदोलन चलता था, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। क्लियर है दोस्त? तो ये हो गया आपका एक बात। ठीक, अगला हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? अगले हम आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, याद रखने, जो मैं 3-4 लोगों का नाम ले रहा हूं, ये इतने जबरदस्त प्रशिक्षण प्राप्त छात्र बनते हैं कि बाद में अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, जंगल सत्याग्रह होने वाला है। उस जंगल सत्याग्रह के लीड रोल यही होते हैं, इन्हीं के द्वारा जंगल सत्याग्रह को संभाल दिया जाता है। बड़े बड़े नेता मौजूद नहीं होते हैं, ये लोग इतना जबरदस्त ट्रेंड होते हैं कि यही पूरे आंदोलन को संभाल लेते हैं। इतने जबरदस्त ये लोग होते हैं, आंदोलन करना जानते हैं कि नागपुर में जब आंदोलन होता है तो इन लोगों को यहां से नागपुर भेजा जाता है कि चलो भाई नागपुर चले। इनको लेकर जाया जाता था कि आप लोगों का वहां जरूरत है आंदोलन करने के लिए। इतने जबरदस्त लोग थे, 25 साल 26 साल के युवा लोग थे जो इतना जबरदस्त आंदोलन करना सीखे थे। तो
7 फरवरी 1921 को कौन सा आश्रम स्थापित किया गया? सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया गया। इसके पश्चात हम बात करेंगे अगले रचनात्मक कार्य के रूप में, जिसका नाम है राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की गई। ये लो भाई, राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की गई। याद रखना, जितने भी रचनात्मक कार्य हैं उनको आपको क्रम से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में चीज पूछा जा सकता है। पीएससी 2019 में पूछा गया था सविनय आंदोलन के दौरान यहाँ पे किस प्रकार के कौन कौन से घटनाएं हुई थी, उनका सही क्रम क्या है। तो ऐसे असहयोग आंदोलन में भी पूछा जा सकता है। याद रखना, पहला काम हुआ था राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, तीसरा है राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की गई थी। समय अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 14 मार्च 1921 को इसकी स्थापना की गई। ये राष्ट्रीय पंचायत क्या है? हमको कहा गया कि न्यायालय का बहिष्कार कर दीजिए, न्यायालय में जाना छोड़ दीजिए, ठीक, लेकिन दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा तो होगा ही, विवाद तो होगा ही, तो उस विवादों का निपटारा कहाँ किया जाएगा? तो विवादों का निपटारा करने के लिए गांधी जी के प्रस्ताव में था कि भारतीयों के द्वारा भारतीय न्यायालय बनाए जाएंगे, जिसमें न्याय करने वाले भी, न्याय देने वाले भी भारतीय होंगे, वकील भी भारतीय होंगे, और भारतीयों की दिक्कतों का, विवादों का निपटारा किया जाएगा। तो इस प्रकार पूरे देश भर में राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की गई। हमारे छत्तीसगढ़ में 2 जगह पे स्थापना की गई, एक रायपुर में और एक धमतरी में राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की गई। रायपुर में जो स्थापना की गई उसके संचालक थे जसकरण डागा। कौन थे? जसकरण डागा। और धमतरी में जो हुआ उनके संचालक थे बाजीराव कृदंत। 2 बार आ गया। बाजीराव कृदंत अपना चुनाव से भी बहिष्कार किए थे, चुनावी पद छोड़े थे। दूसरा है धमतरी में उन्होंने राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की। मैं बता दूं दोस्त, असहयोग आंदोलन तो 1922 के शुरुआती दौर में समाप्त हो जाता है, लेकिन ये राष्ट्रीय पंचायत 1931 तक छत्तीसगढ़ में स्थापित रहता है, चलते रहता है। भारतीय लोग ब्रिटिशर्स के न्यायालय में नहीं जाते, इस राष्ट्रीय पंचायत में ही जाकर अपने विवादों का निपटारा करते हैं। तो ऐसे राष्ट्रीय पंचायत की भी स्थापना की गई थी। कहाँ पे स्थापना करने वाले कौन व्यक्ति थे, इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगले रचनात्मक कार्य के रूप में खादी आश्रम की स्थापना की गई। खादी आश्रम भी स्थापित किए गए थे, जगह जगह खादी आश्रम स्थापित किए गए थे। आपसे पूछा जाएगा ये खादी आश्रम की स्थापना करने का उद्देश्य क्या रहेगा, तो क्या बताओगे दोस्त? अगर लोगों को बोल दियो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दो, विदेशी वस्तुएं, कपड़े नहीं लेना है, तो लोगों को कपड़े तो पहनने पड़ेंगे, तो अपना कपड़ा खुद बनाओ। लेकिन लोगों को चरखा चलाने नहीं आता, तो इस आश्रम में लोगों को चरखा चलाने का ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वो अपने कपड़े खुद बना सके। कपड़े बनाने का ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, स्वयं उनको चरखा भी बनाने का ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कैसे चरखे का निर्माण करना है। तो चरखा चलाने, अपने कपड़े स्वयं बनाने, ताकि लोग स्वदेशी वस्तुओं को अपना सके, स्वदेशी कपड़ों को अपना सके, इसलिए ये खादी आश्रम की स्थापना की जा रही थी। अगर मैं बात करूंगा सबसे पहला खादी आश्रम कहाँ पे स्थापित किया गया था, स्थान याद रखिएगा, स्थान था आपका रायपुर में। स्थान करने वाले इस खादी आश्रम के संचालक कौन थे अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे ठाकुर प्यारेलाल सिंह को इस खादी आश्रम के संचालक बनाए गए थे। साथ ही साथ वामनराव लाखे, किसको बनाया गया था? वामनराव लाखे को भी बनाया गया था। बहुत ही अच्छा कोशिश है। लोग विदेशी वस्त्रों क्यों खरीदते थे? विदेशी वस्त्र वो क्यों खरीदने गए थे? इसलिए खरीदने गए थे ताकि विदेशी वस्त्र वो इसलिए खरीदने गए थे क्योंकि उनके पास अपना खुद का बनाने का तरीका नहीं होता था, वो अपना कपड़ा खुद नहीं बना पा रहे थे, इसलिए वो विदेशी वस्त्र पहनते थे। तो बोले खादी आश्रम में उनको ट्रेनिंग दो कि वो अपना कपड़ा खुद बनाए, चरखा खुद बनाए। इतना ही नहीं दोस्त, लोग अपना कपड़ा खुद बनाए। इस कारण भारतीय नेताओं के द्वारा रायपुर में 460 मुफ्त कपड़े बांटे गए थे। 460 मुफ्त चरखे बांटे गए थे फ्री में। ये लो भाई, सब चरखे से अपना अपना कपड़ा बनाओ। और बाकी लोगों को लिया गया, सब भाई धीरे धीरे करके अपना कपड़ा लेते चलो। सबको बोला गया सहयोग करो, असहयोग आंदोलन में आप सबकी जरूरत है।
इतना नहीं, स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली गई। ये लो भाई, स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली गई, जहां सिर्फ भारतीयों के द्वारा बनाई गई वस्तुएं मिलेंगी, कपड़े मिलेंगे। यहां पे तो खादी पर्सन, रायपुर, अगर हम रायपुर की बात करें, पहले जगह का रायपुर की बात करें तो रायपुर में क्या हुआ था, खादी प्रदर्शनी लगाया गया था, खादी प्रदर्शनी लगाया गया था रायपुर में। रायपुर के कौन से जगह में, रावण भाटा में। ये प्रश्न पूछा गया है, रायपुर के रावण भाटा में खादी प्रदर्शनी लगाया गया, रायपुर के रावण भाटा में। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, ये जो प्रदर्शनी एक दिन दो दिन का नहीं था, 7 अक्टूबर 1921 से लेकर 15 अक्टूबर 1921 तक पूरा प्रदर्शनी, अलग अलग स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी उससे जो कपड़े थे, वस्त्र थे, शाल थे, चादर थे, सबको प्रदर्शनी में रखा गया था। रायपुर के रावण भाटा आप सभी समझते होंगे। फ्री प्रदर्शन, आइए देखिए कि स्वदेश में भी कैसे अच्छे अच्छे कपड़े बनते हैं, आप भी इस कपड़ों को बनाया जा सकता है। तो ऐसी प्रदर्शनी लगाया गया, कहाँ पे आपका, रायपुर में खादी प्रदर्शनी लगाया गया 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक रावण भाटा में। एक डेट और याद रखिएगा, 11 अक्टूबर, इसी बीच में जो 11 अक्टूबर आया था, उस दिन तो सिर्फ महिलाओं के लिए था। 11 अक्टूबर को यह प्रदर्शनी सिर्फ किसके लिए था, महिलाओं के लिए था, महिलाओं के लिए ऐसे प्रावधान किए गए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष किसको बनाए गए थे, अध्यक्ष इस प्रदर्शनी के मेन संचालक कौन थे, तो याद रखिएगा अंजुमन बेगम। अंजुमन बेगम को इस प्रदर्शनी का संचालक बनाया गया था कि भाई आप संभालिए, इस पूरे प्रदर्शनी को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। यही ही नहीं, रायपुर के साथ साथ धमतरी में भी स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली गई। और धमतरी में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोलने वाले थे आपके बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। देख लो कितने एक्टिव हैं बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। वो स्कूल भी चला रहे हैं, स्वदेशी वस्तुओं का दुकान भी खोलकर बैठे हैं, उसको भी चलाने हैं। लोग अपने पूरा जीवन राष्ट्रीय आंदोलन में लगा दिए, स्वतंत्रता आंदोलन में लगा दिए। तो धमतरी में क्या लगा दिया, क्या किया गया उनके द्वारा, धमतरी में आप याद रखिएगा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली गई। रायपुर में प्रदर्शनी लग रहा है। इतना ही नहीं, बिलासपुर में भी स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली गई, बिलासपुर में भी स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली गई। यहां पे खोलने वाले कौन थे, अगर नाम मैं बोलूं, देवता दीन तिवारी और कैलाश सक्सेना। और मैं आपको बता दूं दोस्त, ये तो ऐसे हैं, इससे पहले भी स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोलने की कोशिश की गई है, खोलते भी थे, बंद हो जाता था, क्योंकि भारतीय लोगों को उस समय ज्यादा राष्ट्रीय आंदोलन से मतलब नहीं था। उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना ही नहीं होती थी भारतीय लोग के अंदर, आज़ादी का मतलब नहीं समझते थे, फैल हो जाता था। तो गांधी जी बोले इस समय लेकिन यार स्वदेशी वस्तुओं का जो दुकान खोला जाए उसको सफल बनाना है, ताकि भारतीय लोग इसी दुकान में खरीदें। तो कैसे होता था, मान लो जाए देवता दीन तिवारी ने बिलासपुर में एक स्वदेशी वस्तु का दुकान खोला, तो उस दुकान के आसपास बाकी उस क्षेत्र में कुछ कार्यकर्ता घूमते थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता घूमते थे। जैसे कोई खरीदार आया और अंग्रेजों की दुकान में अगर वो जाने के लिए, ऐसे दुकान में जहां पे विदेशी वस्तुएं रखी गई है, उस दुकान में जैसे ही वो अंदर जाने के लिए प्रवेश करते थे, उनको पकड़ लिया जाता था, कार्यकर्ताओं के द्वारा रोक लिया जाता था और बोलते थे क्या खरीदने आए हो, तो बताता था ये खरीदने जा रहे हैं। तो आप हमारे स्वदेशी वस्तुओं वाले दुकान में क्यों नहीं जा रहे हैं? तो उसको पहले प्यार से फुसलाया जाता था कि भैया आप वहाँ खरीदिए, असहयोग आंदोलन चल रहा है, आपका साथ चाहिए, आपको यही तो बोल रहे हैं विदेशी वस्तु नहीं खरीदना है। तो कोई समझ गया था, अच्छी बात। और अगर कोई नहीं समझता था, कार्यकर्ता लोग उसको जबरदस्ती डराकर धमकाकर उसको स्वदेशी वस्तुओं की दुकान में लाते थे। रोज अलग अलग कार्यकर्ताओं के समूह का ऐसा ड्यूटी लगता था, ऐसे लोग एक्टिव रहते थे सिर्फ और सिर्फ कि लोग विदेशी वस्तुएं ना खरीदें। ऐसे बहुत इतना बेहतरीन काम किया जा रहा था। आप देख सकते हो कैसे रचनात्मक कार्य चल रहे हैं। क्या क्या रचनात्मक कार्य बता डाला, राष्ट्रीय विद्यालय खोल दिए, सत्याग्रह आश्रम खोल दिए, राष्ट्रीय पंचायत खोल दिए, साथ ही साथ खादी आश्रम की स्थापना की जा रही, जहां पे चरखा चलाने का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोल दी गई। और ऐसे कार्यक्रम से मैं निश्चित कहूंगा
आप सभी को पता है असहयोग आंदोलन के पश्चात देश आजाद तो नहीं हुआ दोस्त, लेकिन पूरे धीरे धीरे जब इतना आंदोलन चल रहा है, लोगों को पता चल गया कि एक लड़ाई लड़ी जा रही है जिसमें हम सबका साथ देना है। और भले हमको आज़ादी 1947 में मिला है, 1921 में नहीं मिला है, लेकिन उस 47 की आज़ादी में इस असहयोग आंदोलन का जनमानस तक पहुंचाने में, राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में बहुत बड़ा योगदान है। आप बिलीव नहीं करोगे दोस्त, 1920 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने वाले मात्र रायपुर की बता रहा हूं 26 सदस्य थे। ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने से पहले की बात बता रहा हूं, जब असहयोग आंदोलन अंत में आया था, समाप्ति की कगार पर आया था, तो लगभग 15,000 सदस्य कांग्रेस से जुड़ चुके थे। 26 से सीधा 15,000। तो काहे का है ये? लोग क्यों जुड़ रहे हैं? ताकि सबको आजादी की लड़ाई लड़ना है, जिसको जिसको लड़ना है वो जुड़ रहे हैं। सिर्फ 1 सालों में इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये आंदोलन का महत्व होता है। क्लियर है? तो इतने सारे बहुत सारे रचनात्मक कार्य किए गए। यही जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसी समय एक घटना हो गई। घटना को याद रखिएगा आप, माखनलाल चतुर्वेदी का ओजस्वी भाषण माखनलाल चतुर्वेदी का ओजस्वी भाषण। अगर आपको समय की बात की जाए तो मैं समय भी लिख देता हूं, 12 मार्च 1921। या आपको स्थान की बात की जाए तो वो भी मैं लिख देता हूं, सनीचरी पड़ाव। सनीचरी एक जगह है आपका, कहां पे? आपका बिलासपुर में। अब सुनिएगा स्टोरी आप। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में आप सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छे कवि थे, लेखक थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। इसी असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों में जन जागृति लाने के लिए वो बिलासपुर आए थे। सनीचरी पड़ाव में उनका भाषण हुआ और भाषण के दौरान कुछ वो ओजस्वी भाषण दिए, तेज तर्रार भाषण दिए। ऐसा भाषण दिए जैसे थोड़ा सा ऐसा लगा कि वो अंग्रेजों के खिलाफ भड़का रहे हैं। तो अंग्रेजों को जब ये बात पता चला कि भैया ऐसा ऐसा भाषण दे दिए, तो उनको लगा ये तो गलत तरीके से बात बोल दी, हमारे खिलाफ बोल दिए। आप लोगों को कुछ करने सिखाओ अलग है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना सिखाओ ये अलग है। भाषण में ऐसा नहीं बोल सकते थे, तब भी नहीं बोल सकते, आज भी नहीं बोल सकते। तो थोड़ा ओजस्वी हो गया था, भाषण अंग्रेजों के विरोध में हो चुका था। तो अंग्रेजों ने माखनलाल चतुर्वेदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। और तब तक माखनलाल चतुर्वेदी कहां पहुंच गए थे? अपने गृह जिले में जबलपुर में पहुंच चुके थे। तो 21 मई, याद रखिएगा, 21 मई 1921 को उनको जबलपुर से गिरफ्तार किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया गया और उनको गिरफ्तार करके वहां से लाकर बिलासपुर के जेल में कैद किया गया। बिलासपुर जेल में क्यों कैद किया गया? कि उन्होंने अपराध, अगर वो उनके द्वारा दिया गया भाषण यदि अपराध था तो उन्होंने अपराध बिलासपुर में किया, इसलिए बिलासपुर के जेल में उनको रखा गया, कैद कर लिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान वो जेल में थे और जेल में ही रहकर उन्होंने अपनी पवित्र कविता पुष्प की अभिलाषा लिखी। ये लो भाई, पुष्प की अभिलाषा लिख दी। यह एक और है, पर्वत की अभिलाषा लिख दी। इतना ही नहीं, उन्होंने जेल में ही रहकर अपने कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन किया। ऐसे बहुत सारे घटनाएं हुई। तो याद रखिएगा, इस माखनलाल चतुर्वेदी जी का ओजस्वी भाषण भी ये इस असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था, जिसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया और जेल में ही रहकर उन्होंने कुछ प्रमुख रचनाएं लिखी, कविताएं लिखी। पुष्प की अभिलाषा आप सभी सुने होंगे, मुझे तोड़ लेना वनमाली और देना उस पथ पर फेंक जिस पथ पर जाए वीर अनेक। राष्ट्रीयता की भावना लाने के लिए ये कविता लिखा गया था लोगों में, कि भारत मीनिंग समझे कि जो लोग लड़ रहे हैं उनकी इज्जत करें, जैसे आज हम अपनी सेना की इज्जत करते हैं। ये सब नेता लोग भी उस समय के सेना थे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो एक घटना याद रखना। हाल फिलहाल में अभी एक प्रश्न पेपर आया था CGPSC का, उसे पूछ दिया गया था ये पुष्प की अभिलाषा कविता कब लिखी गई थी? आप याद रखिएगा, 28 फरवरी 1922 को यह कविता लिखी गई थी।
वैसे इतना डिटेल नहीं पूछा जाना चाहिए, फिर भी आयोग एक दो ऐसे प्रश्न जरूर पूछते हैं जो किसी से नहीं बनता है, तो ऐसे प्रश्नों को लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपसे नहीं बना है, दूसरे से भी नहीं बना है, किसी से नहीं बना है, गूगल सर्च वगैरह करने से सब आंसर मिलता है, इतना डिटेल नहीं पूछा जाता है। क्लियर है? तो यह है उसी दौरान माखनलाल चतुर्वेदी जी का ओजस्वी भाषण। आपको याद रखना है, असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ आने वाले राष्ट्रीय नेता कौन कौन नेता छत्तीसगढ़ आए, और अगर कौन कौन नेता छत्तीसगढ़ आए इनका आंसर देने अगर हम जाएंगे तो आने वाले नेता कौन हैं? नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आपके देश के पहले राष्ट्रपति बनेंगे। नंबर 2 सी राजचक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और हम बात करेंगे तीसरा सुभद्रा कुमारी चौहान। ये सब राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जो असहयोग आंदोलन के समय लोगों के मनोबल बढ़ाने के लिए, उसको असहयोग आंदोलन का साथ देने के लिए, आह्वान करने के लिए उस बीच में 1921 में सब छत्तीसगढ़ आए थे। अब तक कौन कौन राष्ट्रीय नेता छत्तीसगढ़ आ चुके हैं दोस्त? नंबर 1 हमारे बाल गंगाधर तिलक आ चुके हैं। नंबर 2 वी गिरी आ चुके हैं, महात्मा गांधी आ चुके हैं, राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये सब बात को भी याद रखना कि कौन कौन राष्ट्रीय नेता कब कब छत्तीसगढ़ आए। क्लियर है? तो ये जोर शोर से हमारा कौन सा आंदोलन चल रहा है? हमारा याद रखिएगा आप लोग, हमारा असहयोग आंदोलन चल रहा है। और इसी असहयोग आंदोलन के दौरान एक बहुत बड़ा घटना घटता है जिसका नाम है नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह होता है। समय अगर आपसे पूछा जाए, बिल्कुल बताएंगे 21 जनवरी 1922। वर्ष बदल गया है दोस्त। 1921 में पूरे देश में असहयोग आंदोलन चला है। नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। अगर इस नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह, नाम से क्लियर है, एक जंगल सत्याग्रह है, जंगल के लिए सत्याग्रह किया जाएगा। स्थान कहाँ रहेगा? नगरी सिहावा धमतरी। अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, स्थान अगर लिखोगे नगरी सिहावा जिला धमतरी। अब हुआ क्या था दोस्त नगरी सिहावा में? अब देखो कारण, प्रश्न बनता है कारण क्या था? देखो कारण एक ही था, सबसे बड़ा कारण था तत्कालिक वन नीति। क्या था? तत्कालिक वन नीति। अंग्रेजों के द्वारा जो वन नीति लाया गया था वो इसका सबसे बड़ा कारण था। कैसा वन नीति था? जैसे अब नगरी सिहावा एक जंगली क्षेत्र है, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, लोगों को आग जलाने के लिए जलाऊ लकड़ी चाहिए। तो अंग्रेज बोले आप लोग जितना जलाऊ लकड़ी ले जा रहे हो उतना जलाऊ लकड़ी नहीं ले जाना है आपको, इतना लकड़ी नहीं जलाना है आपको। उनको कहते थे कि आप लोग वनोपज नहीं रह सकते, आप इमारती लकड़ी को अपने घर में नहीं रह सकते, इमारती लकड़ी को हम रखेंगे और हमसे आप खरीदोगे इमारती लकड़ी को। साथ ही साथ जंगलों में काम करने के लिए अंग्रेज जो भारतीयों को लेकर जाते थे, भारतीय मजदूरों को लेकर जाते थे, तो उनको उनका उतना अच्छा दर नहीं मिल पाना, कम दरों पर वन कार्य कराया जाना। तो ऐसे बहुत सारे कारण बन गए थे जिसके कारण नगरी सिहावा के आसपास के जंगलों में रहने वाले लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर दिया, लड़ाई छेड़ दिया, संघर्ष छेड़ दिया। अब लड़ाई तो लड़ना प्रारंभ हो गया, लेकिन धमतरी जिले के आसपास रहने वाले जो हमारे प्रमुख नेता हैं, जैसे सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, या हम बात करेंगे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के बारे में बात करेंगे। ये सब के सब बड़े नेता, हमारे बड़े नेता कहाँ गए हैं? बड़े नेता कहाँ गए हैं? आईएनसी अधिवेशन में भाग लेने गए। कहाँ गए हैं? भाग लेने गए। कहाँ गए हैं भाग लेने? उस समय 1900 अहमदाबाद में।
क्योंकि 1922 का बता रहा हूं, आईएनसी अधिवेशन अहमदाबाद में हो रहा था, तो हमारे नेता लोग भाग लेने के लिए कहां गए? अहमदाबाद गए हैं। कौन कौन नेता? सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा नहीं है हमारे पास। नंबर दूसरा हम बात करेंगे धमतरी वाले नेता नारायण राव मेघा वाले नहीं है, सब बाहर हैं। तीसरा कौन है? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव नहीं है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव नहीं है। अब प्रश्न बनता है आंदोलन को संभालेगा कौन? तो मैं बता दूं, वो 4-5 लोगों का याद रखो जिन्होंने सत्याग्रह आश्रम में ट्रेनिंग लिया हुआ था, प्रशिक्षण प्राप्त किया था। नेता का नाम क्या लिखूंगा? याद रखेंगे, विशंभर पटेल, याद है। दूसरा नेता का क्या नाम लिखूंगा मैं? शोभाराम साहू। ये लो भाई, शोभाराम साहू। और क्या याद रहा है? हरखराम, ये लो भाई हरखराम। पंचम सिंह, ये लो भाई पंचम सिंह। ये ऐसे नेता हैं, 4 ऐसे युवा नेता हैं जो सत्याग्रह आश्रम से प्रशिक्षण प्राप्त किए थे। इन चारों नेताओं के द्वारा इस नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया। और जब ये हमारे तीनों नेता इस अहमदाबाद के इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन से वापस आए, तब इस नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं। तो पहले आपको इनको प्रायोरिटी देना है, इनके बाद वहां के नेता ये बनते हैं। वैसे जब ये तीनों यहां आते हैं, वापस आते हैं, तो कहते हैं कि भैया आप अपने मन से आंदोलन क्यों शुरू कर दिए? हम इस मुद्दे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पे ले जाकर रखते, वहां पे हम बात करते और उसके बाद इस आंदोलन को आगे बढ़ाना था। आप ऐसा आंदोलन करने ही क्यों गए? बट फिर भी इन लोगों ने इस सत्याग्रह का साथ दिया और अंत में अंग्रेजों को अपनी वन नीति में बदलाव करना पड़ा। भारतीय मजदूर या भारतीय जंगल में रहने वाले लोग जो मांग कर रहे थे, उस मांग को अंग्रेजों के द्वारा सुन लिया गया। सुनना जरूरी भी था, क्योंकि देश में ऑलरेडी अंग्रेजों के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, असहयोग आंदोलन चल रहा है, और उन लोग ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं चाह रहे थे, बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। अंग्रेज पूरे साल भर में बहुत कमजोर हो गए थे, एकदम असहाय हो गए थे। उनका व्यापार नहीं चल रहा था, उनका प्रशासन नहीं चल रहा था, उनका स्कूल नहीं चल रहा था, उनका न्यायालय नहीं चल रहा था, उनका कुछ भी नहीं चल रहा था। बहुत हद तक वो लोग ये सोच डाले थे कि अब देश में हम ज्यादा समय, लंबे समय तक नहीं रह सकते। तो यदि आपको इस नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह का परिणाम जानना है, तो आप बिल्कुल समझोगे परिणाम क्या था? सफल था। यह छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह है, नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह। अभी बहुत सारे जंगल सत्याग्रह होंगे, इनको पहला जंगल सत्याग्रह कहा गया। अच्छा, याद रखिएगा, ये जो जंगल सत्याग्रह है, इसको असहयोग आंदोलन का हिस्सा माना गया है। किसका हिस्सा माना गया है? इनको असहयोग आंदोलन का ही हिस्सा माना गया है। क्लियर है? इस प्रकार असहयोग आंदोलन के दौरान इतनी सारी घटना घटी। लेकिन अब याद रखिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है जिसका नाम याद रखिएगा, 1922 का चौरा चौरी कांड। ये सब सुने होंगे, चौरा चौरी कांड। ये लो भाई, 1922 का चौरा चौरी कांड। उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक जगह पे भारतीय लोगों के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था। ये मैं कहानी सुना रहा हूं आपको, 5 फरवरी 1922 की बात सुना रहा हूं। बढ़िया भारतीय लोग ऐसे अगर हम बात करें, रैली निकाल रहे थे, वंदे मातरम, भारत माता की जय, अपना रैली निकाल रहे थे। और वो रैली उसी समय एक पुलिस थाने से गुजर रहा था। तो थाने के कुछ ब्रिटिश सैनिक लोगों ने रैली निकालने वाले लोगों को थोड़ा सा चिढ़ाने टाइप का हरकत कर दिया। रैली में जा रहे भारतीय लोगों को गुस्सा आया, और गुस्सा आया तो वो उसमें से एक व्यक्ति लोगों से भिड़ने चले गया, लड़ने चले गया। पुलिस अधिकारियों के द्वारा उनको मारपीट कर दिया गया। रैली में जा रहे बाकी भारतीय लोग वापस आए, सब के सब वापस आए, और भीड़ को देखकर पुलिस वाले क्या किए, थाने में जाकर अंदर बैठ गए, अंदर छुप गए, दरवाजा बंद कर दिए। लोग इतने आक्रोशित हो गए, क्योंकि देखो मनोबल बढ़ चुका था, भारतीय लोगों का मनोबल बढ़ चुका था, साल भर से इतना अच्छा आंदोलन चल रहा था, मनोबल बढ़ चुका था, उनको लग रहा था अब अंग्रेज तो देश छोड़कर जाने वाले हैं। लेकिन उन लोग इतने आक्रोशित हो गए कि जब
पुलिस अधिकारी लोग थाने के बाहर नहीं आए तो उन्होंने थाने को ही मिट्टी का तेल डालकर पूरे के पूरे थाने में आग लगा दिया। और मैं बता दूं, ऐसी घटना होने के कारण 22 पुलिसकर्मी उस थाने के अंदर जिंदा जल गए। बहुत भयंकर कांड था। यह खबर कि 22 पुलिसकर्मियों को भारतीय लोगों के द्वारा थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया, ये खबर किसके पास पहुंचा? गांधी जी के पास पहुंचा। और जब ये खबर गांधी जी के पास पहुंचा, गांधी जी बहुत आहत हुए। अहिंसा को मानते थे, उनको हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका पता नहीं क्या मूड खराब हुआ और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को कह दिया कि मैं असहयोग आंदोलन वापस लेता हूं। यह बहुत बड़ा डिसीजन था, बहुत बड़ा डिसीजन। ऐसा डिसीजन मतलब आप समझ सकते हो, पूरे इतने देर से, इतने दिनों से, साल भर से लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, अपनी नौकरी छोड़ दिए, स्कूल खोल लिए, चुनाव का बहिष्कार कर दिए, आश्रम खुल रहा है, अकेले महात्मा गांधी ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। ऐसा लगा जैसे अपराध किया गया है आपका कन्याकुमारी में और उसकी सजा ले रहे हैं कश्मीर के लोग। चौरा चौरी के लोग अपराध कर रहे हैं और उसकी सजा पूरे देश के लोगों को मिला है। इतना तपस्या किए हैं, इतना वो आंदोलन किए हैं, तो उनका क्या मतलब हुआ? अंग्रेज लोग को लगा क्या जबरदस्त मौका मिला है, आंदोलन समाप्त होता है। भारतीयों का आंदोलन धीरे धीरे मनोबल कम होते जाता है। अंग्रेज फिर से अपनी शक्ति बढ़ा लेते हैं और अब अंग्रेज अधिकारी क्या करते हैं? बदले लेने के मूड में आते हैं। बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, स्वयं महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है कि आपके कारण देश में इतना सारा काम वो हुआ है, इतने लोग मारे गए हैं। उनको अपराधी मानकर उनको 2 सालों के लिए जेल में डाल दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी बहुत गिरफ्तारी होता है। इतने बड़े डिसीजन के पश्चात गांधी जी की बहुत ज्यादा आलोचना होती है। हर कोई उनको समझाने गए, आप अपना डिसीजन वापस लीजिए, देश आजाद होने वाला है। मेरे भी ऐसा लगता है अगर गांधी जी इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेते तो हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में देश आजाद हो सकता था। ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी अपने डिसीजन पर अड़े रहे, बोले आप भारतीय लोगों के द्वारा ये जो हिंसा किया गया है, ये 22 लोगों की जो मृत्यु हुई है, 22 लोगों को जिंदा जलाया गया है, यह बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना था। तो ये सब हुआ। गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन वापस लिए, देश में असहयोग आंदोलन समाप्त होता है। फिर से एक बार देश शांत पड़ जाता है और पूरे देश भर में गिरफ्तारियां शुरू होती है। छत्तीसगढ़ में भी गिरफ्तारी शुरू होता है और असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले नेतागण को आप याद रखिएगा, स्वयं आप पहले लिखिएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। क्या नाम लिखेंगे? पंडित सुंदरलाल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे अगर हम व्यक्ति की बात करेंगे तो नारायण राव मेघावाले। कौन गिरफ्तार हो गए? नारायण राव मेघावाले को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर हम तीसरा बात करेंगे भगवती प्रसाद मिश्र, इन लोगों को अलग अलग कारणों से अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया गया। और हम बात करेंगे अब्दुल रऊफ, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब लोगों को गिरफ्तार करते चले गए। पूछा अगर आपके दिमाग में होगा ये कहाँ वाले हैं, ये सब बलौदा बाजार से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोगों को इनको धमतरी से गिरफ्तार किया गया, इनको रायपुर से गिरफ्तार किया गया, सब जगह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। किसी को 1 साल 2 साल, पंडित सुंदरलाल शर्मा को 2 सालों के लिए कैद कर लिया गया। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं, इसी समय पंडित सुंदरलाल शर्मा जब जेल में रहते हैं तो उसी समय वो एक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं, एक पत्रिका निकालते हैं जिस पत्रिका का है कर्मवीर पत्रिका का, माफ कीजिएगा, कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। जेल में रहते हैं, वहां से पत्रिका निकालते हैं, असहयोग आंदोलन में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों असफल हुआ, वो सब बातों को लिखते हैं पत्रिका के माध्यम से। और वो उस पत्रिका का नाम कृष्ण जन्म स्थान लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि जिस जेल में रह रहे थे वैसी ही किसी जेल में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, वहां से वो पत्रिका निकल रहा है, इसलिए उसका नाम दे दिए कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका का प्रकाशन करते हैं, जिनको जेल पत्रिका के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यह पत्रिका का प्रकाशन जेल से होता था।
फिर क्या था, असहयोग आंदोलन समाप्त, लगभग 5-6 सालों तक देश ठंडा पड़ जाता है। अब हमको इंतजार करना पड़ेगा एक बहुत बड़े आंदोलन का, 1930 में हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो ये सब बातें आपको याद रखना है कि ये नगरी सियाह व जंगल सत्याग्रह भी असहयोग आंदोलन का हिस्सा है। बढ़िया असहयोग आंदोलन चल रहा था। चौरा चौरी कांड के कारण 22 पुलिस अधिकारियों को जिंदा जलाने के कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर देते हैं। देश शांत पड़ जाता है, गिरफ्तारी शुरू होती है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है। नेताओं के नाम हैं, 2 नेता बलौदाबाजार से, नारायण और सुंदरलाल शर्मा ने जेल में रहकर ये पत्रिका का प्रकाशन किया। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। और इस प्रकार असहयोग आंदोलन समाप्त, देश में थोड़ा सा शांति आ जाता है, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाता है। क्लियर है दोस्त? तो आज के लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़े? असहयोग आंदोलन के बारे में। जिन भी छात्र को जो बीच बीच में मैसेज करते हैं सर नोट्स में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, अच्छे से नोट्स बनाना है, तो मैं उनको बिल्कुल ये बात कहूँगा, अगर आप प्रॉपर, वैसे मैं लिख तो रहा हूँ, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, आप स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइए, पहले मेरे से पढ़ लीजिए और वहाँ पे नोट्स को देख देख कर आप प्रॉपर वे में हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। और जब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ तो आप असहयोग आंदोलन संबंधी आप पुस्तक जरूर पढ़िए, पूरा वहां बुक से पढ़िए और कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको वहां पे जानने को मिलेगा। क्लियर है? तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।